मार्च 2020 में, जब दुनिया लॉकडाउन में थी और बाजार गिर रहे थे, कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने घोषणा की कि वे इतिहास में पहली बार कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदेंगे। सरकारी बॉन्ड्स नहीं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स। फिर सीधे निजी कंपनियों को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप कर रहा था। लेकिन यहाँ वो है जो लगभग किसी ने नहीं देखा। फेड ने ये बॉन्ड्स खुद नहीं खरीदे, उन्होंने ये काम करने के लिए एक कंपनी को काम पर रखा। एक कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो तय करेगी कि कौन सी कॉरपोरेशन बचेंगी और कौन सी नहीं। एक कंपनी जो अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े बाजार हस्तक्षेप में विजेताओं और हारने वालों का फैसला करेगी। वो कंपनी थी ब्लैक रॉक, और उन्होंने फिर से जो फीस वसूली वो थी $0। उन्होंने ये काम मुफ्त किया। जब दुनिया का सबसे ताकतवर एसेट मैनेजर मुफ्त में काम करने की पेशकश करे तो आपको डर जाना चाहिए, क्योंकि बदले में जो वे पा रहे हैं वो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। ब्लैक रॉक $10.5 खरब की एसेट्स मैनेज करती है। ये अमेरिका और चीन को छोड़कर धरती के हर देश की जीडीपी से बड़ी है। उनके पास लगभग हर बड़ी कॉरपोरेशन का हिस्सा है जिससे आप रोजाना वास्ता रखते हैं। वे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, एक्सॉन, शेवरॉन में सबसे बड़े शेयरधारक हैं। हजारों कंपनियों की लिस्ट यूं ही चलती रहती है। लेकिन आकार वो चीज़ नहीं है जो ब्लैक रॉक को खतरनाक बनाती है। उन्हें खतरनाक बनाती है वो चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने कभी सुना तक नहीं। एक सिस्टम जिसे अलादीन कहा जाता है। अलादीन सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो $21.6 खरब की एसेट्स को कंट्रोल करता है। ब्लैक रॉक जो आधिकारिक तौर पर मैनेज करती है उससे दोगुना। इसका इस्तेमाल दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड्स और सरकारों द्वारा निवेश के फैसले लेने के लिए किया जाता है। एक सिस्टम जो 21 खरब से ज़्यादा को कंट्रोल करता है और जिसमें लगभग हर बड़े ट्रेड को होने से पहले देखने की क्षमता है। अगर आपको लगता है कि ये पावर का खतरनाक केंद्रीकरण लगता है तो आप सही हैं, लेकिन ये और बुरा है, क्योंकि ब्लैक रॉक सिर्फ पैसा मैनेज नहीं कर रही, वे पूंजीवाद के नियमों को ही दोबारा लिख रही हैं। संपत्ति को व्यक्तिगत स्वामित्व से संस्थागत नियंत्रण की तरफ खिसका रही हैं, और वे ये इतने धीरे धीरे कर रही हैं कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने ये कैसे किया, ये क्यों मायने रखता है और आपके भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। ब्लैक रॉक की स्थापना 1988 में लैरी फिंक और 7 पार्टनर्स ने की थी। लेकिन ये कोई भाग्यशाली स्टार्टअप की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझा। असली पैसा एसेट्स के मालिक बनने से नहीं बनता, वो बनता है दूसरों की एसेट्स को मैनेज करने से और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने से जो एसेट वैल्यू तय करता है। लैरी फिंक ने अपना करियर 1970 और 80 के दशक में फर्स्ट बोस्टन में शुरू किया। वे मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज के अग्रदूतों में से एक बन गए, वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने बाद में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दिया। 1986 में ब्याज दरों में हलचल के कारण, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उनकी मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज डेस्क ने उन्हें $10 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। उन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन उस असफलता ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया। जो भी रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है वह सब कुछ कंट्रोल करता है। इसलिए जब उन्होंने 1988 में ब्लैक रॉक की स्थापना की तो उन्होंने बस एक और एसेट मैनेजमेंट फर्म नहीं बनाई, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई जो संयोग से पैसे मैनेज करती थी। मुख्य उत्पाद निवेश सलाह नहीं थी, वो एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम था जो भविष्यवाणी कर सकता था कि अलग अलग परिस्थितियों में पोर्टफोलियो कैसा प्रदर्शन करेंगे। उस सिस्टम को अलादीन कहा गया। एसेट लायबिलिटी, डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। शुरुआती सालों में ब्लैक रॉक ने अलादीन का रिस्क एनालिसिस दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेचा। बैंक और एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक को अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने और उन्हें बताने के लिए पैसे देते थे कि वे कितना रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब सोचिए, ब्लैक रॉक अपने प्रतिद्वंद्वियों के पोर्टफोलियो के अंदर देख सकती थी। उन्हें पता था कि दूसरी संस्थाएं क्या रखती हैं, क्या खरीद रही हैं, क्या बेच रही हैं। ये वैसा ही है जैसे पोकर खेलना जब आप बाकी सबके कार्ड देख सकते हों। 1999 तक ब्लैक रॉक $165 अरब की एसेट्स मैनेज करती थी। सम्मानजनक लेकिन प्रभावशाली नहीं। फिर आया एक्विजिशंस का सिलसिला जिसने सब कुछ बदल दिया। 2006 में ब्लैक रॉक का मर्जर मैरिल लीच इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ हुआ, जिसे तुरंत $1 खरब की एसेट्स जुड़ गईं। 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस के ठीक बाद
उन्होंने बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को 13.5 अरब डॉलर में अधिग्रहित कर लिया, जिससे 1.5 खरब डॉलर और एसेट्स जुड़ गईं और सबसे महत्वपूर्ण आई शेयर्स पर कंट्रोल मिल गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ETF प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ एक्विजिशंस नहीं थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कब्जे थे। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अब ज़्यादातर लोग इसी के जरिए निवेश करते हैं। अलग अलग स्टॉक्स खरीदने की बजाय आप एक ETF खरीदते हैं जिसके पास सैकड़ों स्टॉक्स होते हैं। ETF प्रोवाइडर ब्लैक रॉक आई शेयर्स के जरिए उन सभी कंपनियों के शेयरों पर वोट करने का अधिकार पाता है, उन निवेशकों की तरफ से जिन्हें पता भी नहीं कि उन्होंने अपने वोटिंग अधिकार सौंप दिए हैं। 2010 तक ब्लैक रॉक 3.5 खरब डॉलर मैनेज करती थी। 2020 तक ये 8.7 खरब डॉलर हो गई। आज 2026 में ये 10.5 खरब डॉलर है, लेकिन ये आंकड़ा भ्रामक है क्योंकि अलादीन की वजह से ब्लैक रॉक का प्रभाव उनकी आधिकारिक तौर पर मैनेज की गई एसेट से कहीं आगे तक फैला हुआ है। 2026 तक 240 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलादीन का इस्तेमाल करती हैं। ये संस्थाएं मिलाकर 21.6 खरब डॉलर से ज़्यादा की एसेट्स कंट्रोल करती हैं। हर दिन अलादीन 25 करोड़ ट्रेड्स प्रोसेस करता है। ये पेंशन फंड्स, सॉवरिन वेल्थ फंड्स, सेंट्रल बैंकों, बीमा कंपनियों और बैंकों के लिए रिस्क का एनालिसिस करता है। ब्लैक रॉक अलादीन के जरिए सिर्फ ये नहीं देखती कि उनके पास क्या है, वे देखती हैं कि हर किसी के पास क्या है। और यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है, संकट के समय में सरकारें यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों या पॉलिसी थिंक टैंक्स को नहीं बुलाती, वे ब्लैक रॉक को बुलाती हैं। 2008 में जब बियर स्टर्न्स का पतन हुआ, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्लैक रॉक को बियर स्टर्न्स की एसेट्स का एनालिसिस करने और उनकी कीमत तय करने के लिए काम पर रखा। जब AIG ध्वस्त हुई, ट्रेजरी ने ब्लैक रॉक को उनकी एसेट्स की वैल्यूएशन के लिए काम पर रखा। जब फेड को QE के बाद अपने मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो को खोलने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने ब्लैक रॉक को काम पर रखा। मार्च 2020 में जब फेड ने पहली बार कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदने का फैसला किया, तो उन्होंने ब्लैक रॉक को ये चुनने के लिए काम पर रखा कि कौन से बॉन्ड्स खरीदे जाएं, खरीदारी को अंजाम दें और पोर्टफोलियो मैनेज करें। ब्लैक रॉक अनिवार्य रूप से अमेरिकी सरकार का आउटसोर्स्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विंग बन गई। और याद रखिए, उन्होंने ये मुफ्त किया, शून्य फीस। क्योंकि बदले में उन्हें जो मिला वो फीस से कहीं ज़्यादा कीमती था। उन्हें सरकारी पॉलिसी की जानकारी पर पहली पहुंच मिली। उन्हें ये तय करने का मौका मिला कि कौन सी कंपनियों को बेल आउट का पैसा मिले। उन्हें उन हस्तक्षेपों के सार्वजनिक होने से पहले अपने फंड्स को सही पोजीशन में लगाने का मौका मिला। उन्हें विश्वसनीयता मिली, वो फर्म के तौर पर जिस पर सरकार को संकट में भरोसा है। उस पहुंच की कीमत अकूत है, लेकिन असली संपत्ति का स्थानांतरण बेलआउट्स और क्राइसिस मैनेजमेंट से नहीं हो रहा। ये हो रहा है एक बहुत ही शांत मैकेनिज्म के जरिए, व्यक्तिगत स्वामित्व से संस्थागत स्वामित्व की तरफ व्यवस्थित बदलाव। ये ऐसे काम करता है। 2008 के बाद ब्लैक रॉक ने हाउसिंग को अगली बड़ी एसेट क्लास के रूप में पहचाना जिसे वित्तीयकृत किया जा सकता था। कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं, जो पहले ही संस्थागत हो चुका था। रेजिडेंशियल हाउसिंग, सिंगल फैमिली होम्स, वो घर जहां लोग रहते हैं। 2012 में ब्लैक रॉक ने एक नई एसेट क्लास बनाई जिसे सिंगल फैमिली रेंटल सिक्योरिटाइजेशन कहा गया। उन्होंने किराए के घरों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बंडल किया, ठीक मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज की तरह, और उन्हें एक नए निवेश वर्ग के रूप में निवेशकों को बेच दिया। उस समय ये एक छोटी रणनीति लगती थी। कुछ निवेशक डिफॉल्टर घर खरीद रहे थे, उन्हें किराए पर दे रहे थे और रिटर्न कमा रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर देखिए मार्च 2020 के बाद क्या हुआ। अप्रैल 2020 और दिसंबर 2021 के बीच निवेश फर्मों ने अमेरिका में 5,74,000 से ज़्यादा सिंगल फैमिली होम्स खरीदे। उन्हें फ्लिप करने के लिए नहीं, उनमें रहने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्थायी रूप से किराए पर देने के लिए। सबसे बड़े खरीदार कौन थे? इन्विटेशन होम्स, अमेरिकन होम्स फॉर रेंट, प्रोग्रेस रेजिडेंशियल। और इन कंपनियों में सबसे बड़े शेयरधारक कौन हैं? ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। फिनिक्स, अटलांटा, शार्लोट और जैक्सनविले जैसे बाजारों में संस्थागत निवेशक अब सभी सिंगल फैमिली रेंटल होम्स का 20% से ज़्यादा मालिक हैं। कुछ जिप कोड में वे 40% से ज़्यादा के मालिक हैं। यहाँ ये मायने क्यों रखता है? जब संस्थाएं बड़े पैमाने पर घर खरीदती हैं, तो व्यक्तिगत खरीदार मुकाबला नहीं कर सकते। इंस्टेंट फाइनेंसिंग अप्रूवल वाला एल्गोरिदम हमेशा उस परिवार को हरा देगा जिसे मॉर्टगेज की ज़रूरत है।
जब संस्थाएं बड़े पैमाने पर रेंटल हाउसिंग की मालिक होती हैं तो वे स्पष्ट तौर पर मिलीभगत किए बिना पूरे बाजारों में कीमतें बढ़ाने का समन्वय कर सकती हैं। नतीजा, 40 साल से कम उम्र के अमेरिकियों की होम ओनरशिप दर 2005 में 43% से गिरकर 2026 में 37.2% हो गई है। इसलिए नहीं कि युवा घर नहीं खरीदना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें असीमित पूंजी वाली संस्थाओं द्वारा व्यवस्थित रूप से आउटबिड किया जा रहा है और उन संस्थाओं को पेंशन फंड्स, बीमा कंपनियों और रिटायरमेंट अकाउंट्स द्वारा फंड किया जाता है जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलादीन का इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक रॉक के ETF में निवेश करते हैं। आप अपने ही विस्थापन को फंड कर रहे हैं, लेकिन हाउसिंग तो बस एक टुकड़ा है। बड़ा बदलाव कॉरपोरेट स्वामित्व में ही हो रहा है। 2026 तक ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट मिलकर अपने ETF प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगभग $22 खरब की एसेट्स कंट्रोल करती हैं। वे 88% S&P 500 कंपनियों में सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। इससे पूंजीवाद में कुछ अभूतपूर्व बनता है। कॉमन ओनरशिप, जब एक ही 3 संस्थाएं हर एयरलाइन में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं तो उनकी कीमत पर प्रतिस्पर्धा करने में कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जब एक ही 3 हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं तो उनकी दवाओं की लागत कम करने में कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जब वे हर मीडिया कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं तो उनकी विविध दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने में कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। उनका प्रोत्साहन अपने सभी होल्डिंग्स में रिटर्न को अधिकतम करना होता है, जिसका मतलब है समन्वय को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को नहीं। शैक्षणिक शोध ने इसे पुष्ट किया है। हार्वर्ड, MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अध्ययनों से पता चला है कि उच्च कॉमन ओनरशिप वाले उद्योगों में कीमतें अधिक, नवाचार कम और मजदूरी कम होती है। बिखरी हुई स्वामित्व वाले उद्योगों की तुलना में एयरलाइन उद्योग सबसे स्पष्ट उदाहरण है। 2010 और 2018 के बीच एयरफेयर 23% बढ़ गई जबकि सेवा की गुणवत्ता गिर गई। उसी अवधि के दौरान ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट की कॉमन ओनरशिप उद्योग में 18% से बढ़कर 35% से अधिक हो गई। संयोग या तर्कसंगत लाभ अधिकतमीकरण, जब आप सभी प्रतिस्पर्धियों की मालिक हों, लेकिन ब्लैक रॉक जिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल पूंजीवाद को नया रूप देने के लिए कर रही है वो सिर्फ स्वामित्व से परे है। इसे ESG कहा जाता है, पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन निवेश। सतह पर ESG सकारात्मक लगता है। कंपनियों को पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक जिम्मेदारी और अच्छे शासन पर विचार करना चाहिए। इससे कौन बहस कर सकता है? लेकिन देखिए कि इसे कैसे लागू किया जा रहा है। ब्लैक रॉक दुनिया के सबसे बड़े ESG फंड्स को कंट्रोल करती है। वे कंपनियों पर ESG पॉलिसी अपनाने का दबाव बनाती हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ वोट करने की धमकी देकर अगर वे पालन नहीं करती। और क्योंकि ब्लैक रॉक ETF के जरिए लाखों पैसिव निवेशकों के वोटिंग अधिकारों को कंट्रोल करती है, मैनेजमेंट को सुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये है, ESG का मतलब क्या है? यह कौन तय करता है? कौन तय करता है कि कौन सा व्यवहार अच्छा है और कौन सा बुरा? ब्लैक रॉक करती है, साथ में अन्य बड़ी संस्थागत निवेशकों के एक छोटे समूह के साथ। ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये कानून द्वारा निर्धारित नहीं है, इस पर वोट नहीं होता। कुछ मुट्ठी भर एसेट मैनेजर अनिवार्य रूप से बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के वैश्विक नीति बना रहे हैं। लैरी फिंक सीडीडो को एक वार्षिक पत्र लिखते हैं जिसे एक पोपिए डिक्री की तरह माना जाता है। उनके 2021 के पत्र में उन्होंने कंपनियों से कहा, क्लाइमेट रिस्क इन्वेस्टमेंट रिस्क है। 2022 में पूंजीवाद को दोबारा कल्पित किया जाना चाहिए। 2024 में कंपनियों को सभी हितधारकों की सेवा करनी चाहिए, सिर्फ शेयरधारकों की नहीं। ध्यान दे क्या हुआ, हम जिम्मेदारी से निवेश करने से लेकर 3 साल में पूंजीवाद को फिर से परिभाषित करने तक पहुंच गए। और यहाँ ये बहुत ही डार्क हो जाता है। ESG पॉलिसियां लगातार बड़ी कॉरपोरेशंस को फायदा पहुंचाती हैं और छोटी कंपनियों को नुकसान। कार्बन रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, एक्सॉन मोबाइल के लिए आसान जिसके पास 1000 लोगों की कंप्लायंस टीम है। एक छोटी ट्रकिंग कंपनी के लिए असंभव। विविधता कोटा हर ऑफिस में HR डिपार्टमेंट वाले गूगल के लिए आसान। एक पारिवारिक विनिर्माण व्यवसाय के लिए मुश्किल। ESG ऐसी बाधाएं पैदा करता है जो बड़ी कॉरपोरेशंस को मजबूत करती हैं और छोटे प्रतिस्पर्धियों को खत्म करती हैं। और वो बड़ी कॉरपोरेशंस ब्लैक रॉक के स्वामित्व में हैं। यह आकस्मिक नहीं है, ये तो पूर्वानुमेय परिणाम है जब एक ही संस्थाएं सब कुछ रखती हैं और उस स्वामित्व का इस्तेमाल ऐसे नियम लिखने के लिए करती हैं जो खुद उन्हें फायदा पहुंचाएं। अब अलादीन सिस्टम की विशेष रूप से बात करते हैं
क्योंकि यहीं ब्लैक रॉक की ताकत वास्तव में खतरनाक हो जाती है। अलादीन सिर्फ रिस्क का एनालिसिस नहीं करता, ये वास्तविकता को आकार देता है। जब 21.6 खरब डॉलर मैनेज करने वाली 240 संस्थाएं एक ही रिस्क मॉडल का इस्तेमाल करती हैं, तो वे सभी रिस्क को एक ही तरह से देखती हैं, वे सभी रिस्क पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया देती हैं, वे सभी एक ही समय पर खरीदती और बेचती हैं। ये सिस्टमिक नाजुकता पैदा करता है जो सुरक्षा के भेष में होती है। 2020 में जब कोविड हिट हुआ, अलादीन का इस्तेमाल करने वाली हर संस्था ने एक जैसे रिस्क सिग्नल देखे और एक ही समय पर एक जैसी एसेट्स बेची। यही वजह है कि बाजार 3 हफ्तों में 34% गिर गए, इतिहास की सबसे तेज गिरावट। फिर फेड ने हस्तक्षेप की घोषणा की, अलादीन के मॉडल अपडेट हुए और सभी ने एक साथ खरीदारी की। बाजार 6 महीने के अंदर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। क्या यह एक स्वस्थ बाजार प्रतिक्रिया थी या एक ही सिस्टम द्वारा समन्वित एल्गोरिदमिक हर्डिंग थी? इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये कि क्योंकि अलादीन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट होने से पहले देखता है, ब्लैक रॉक के पास सैद्धांतिक रूप से प्रमुख बाजार आंदोलनों का अग्रिम ज्ञान होता है। कानूनी अर्थों में इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, वे कंपनी विशिष्ट जानकारी पर ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन वे बाजार संरचना की जानकारी पर ट्रेड कर रहे हैं जो किसी और के पास नहीं है। ये ऐसा है जैसे शतरंज के एक खिलाड़ी को हर दूसरे खिलाड़ी की हर चाल उसके चलने से पहले देखने को मिले। ब्लैक रॉक कहेगी कि उनके पास चाइनीज वॉल्स, कंप्लायंस सिस्टम और नैतिक दिशानिर्देश हैं जो दुरुपयोग को रोकते हैं। शायद ये सच हो, लेकिन संरचनात्मक लाभ मौजूद है चाहे वे इसका फायदा उठाएं या नहीं। और इतिहास हमें सिखाता है कि जब संरचनात्मक लाभ मौजूद होते हैं तो अंततः उनका फायदा उठाया जाता है। अब ब्लैक रॉक और सरकार के रिश्ते को देखते हैं, क्योंकि यही निजी ताकत राज्य की ताकत से अविभिद्य हो जाती है। लैरी फिंक की पॉलिसी में कर्ज तक अभूतपूर्व पहुंच है। ब्लैक रॉक के कार्यकारी नियमित रूप से सरकारी पदों में घूमते रहते हैं। कंपनी के पूर्व कर्मचारी ट्रेजरी, फेडरल रिजर्व, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में पद रखते हैं। 2021 में ब्रायन डीज, ब्लैक रॉक के पूर्व ग्लोबल हेड ऑफ सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, राष्ट्रपति बाइडेन के अधीन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक बने। 2022 में अदावा वल्लभी अदमो, लैरी फिंक की पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, ट्रेजरी की डिप्टी सेक्रेटरी बनी। ये फाइनेंस में असामान्य नहीं है। गोल्डमैन सैक्स दशकों से ये कर रहा है, लेकिन ब्लैक रॉक का रिवॉल्विंग डोर अलग है, क्योंकि ब्लैक रॉक सिर्फ एक बैंक नहीं है, वे सभी बैंकों के नीचे की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जब सरकारी अधिकारी ब्लैक रॉक से आते हैं, क्या वे सार्वजनिक हित की सेवा कर रहे हैं या ब्लैक रॉक के हित की? और जब वे हित एक हो जाते हैं, जो अक्सर होता है क्योंकि ब्लैक रॉक सब कुछ रखती है, तो आप फर्क कैसे बताएंगे? मार्च 2020 में क्या हुआ, उसे ध्यान में रखिए। फेड ने ब्लैक रॉक को कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदने के लिए काम पर रखा। ब्लैक रॉक ने कौन से बॉन्ड्स खरीदे? सुविधाजनक तौर पर बहुत से उन कंपनियों के बॉन्ड्स थे जिनमें ब्लैक रॉक के अपने ETF की बड़ी हिस्सेदारी थी। ब्लैक रॉक ने सरकार के पैसे का इस्तेमाल उन एसेट्स को खरीदने के लिए किया जिन्होंने ब्लैक रॉक के अपने फंड्स की वैल्यू को सहारा दिया। उन्होंने दावा किया कि यह संयोग था, उनके पास ज्यादातर बड़ी कंपनियों के हिस्से हैं, इसलिए कोई भी कॉरपोरेट बॉन्ड प्रोग्राम उनकी होल्डिंग्स के साथ ओवरलैप करेगा। शायद यह सच है, या शायद यह गहरी समस्या को उजागर करता है। जब एक संस्था इतनी बड़ी हो जाती है कि हितों का टकराव निरर्थक हो जाता है, क्योंकि उनके हित ही सबके हित बन जाते हैं, तो हम पूंजीवाद से आगे किसी और चीज में चले गए हैं। कुछ इसे कॉरपोरेटवाद कहते हैं, कुछ इसे हितधारक पूंजीवाद कहते हैं, कुछ इसे नवसामंतवाद कहते हैं। आप इसे जो भी कहें, यह एक ऐसा सिस्टम है जहां आप एसेट्स के मालिक नहीं होते। आप संस्थाओं द्वारा स्वामित्व वाली एसेट्स तक पहुंच किराए पर लेते हैं। आप एक घर के मालिक नहीं होते। आप इन्विटेशन होम से किराए पर लेते हैं। आप स्टॉक्स के मालिक नहीं होते। आप ETF शेयर रखते हैं जो ब्लैक रॉक को वोटिंग कंट्रोल देते हैं। आप अपनी रिटायरमेंट के मालिक नहीं होते। यह एक सिस्टम द्वारा मैनेज की जाती है जो आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर संस्थागत रिटर्न को प्राथमिकता देता है। ये वो दुनिया है जो ब्लैक रॉक बना रही है, और वे इसे छिपा नहीं रहे। 2016 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक प्रमोशनल वीडियो था जिसकी टैगलाइन थी, आप कुछ नहीं के मालिक होंगे और खुश रहेंगे। क्लॉस श्वाब ने ये विजन अकेले नहीं बनाया, यह ब्लैक रॉक जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था जो इसे पहले से ही लागू कर रही थी। कुछ भी न रखो, सब कुछ किराए पर लो। संस्थाओं को एसेट्स मैनेज करने दो। आप बस हाउसिंग, परिवहन, भोजन, मनोरंजन और अंततः स्वास्थ्य सेवा
शिक्षा और बाकी सब कुछ तक पहुंच के लिए सब्सक्रिप्शन फीस भरते रहो। ये कोई साजिश सिद्धांत नहीं है, यह स्पष्ट रूप से बताया गया विजन है जो अभी लागू किया जा रहा है। अब इसे ऐतिहासिक पैटर्न से जोड़ते हैं क्योंकि यह सटीक परिवर्तन पहले भी हो चुका है। सामंतवादी यूरोप में किसान जमीन के मालिक नहीं थे, वे उस जमीन पर काम करते थे जिसके मालिक सामंत थे। वे उन संसाधनों का इस्तेमाल करने के अधिकार के लिए किराया, दशमांश और कर चुकाते थे जिनके वे कभी मालिक नहीं बन सकते थे। सामाजिक गतिशीलता असंभव थी क्योंकि आप पूंजी जमा नहीं कर सकते थे, आपके पास सिर्फ उस पूंजी तक पहुंच थी जिसे अभिजात वर्ग नियंत्रित करता था। सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन तब हुआ जब जमीन का स्वामित्व गैर अभिजात्य वर्ग के लिए सुलभ हो गया। घेराबंदी आंदोलनों ने विवादास्पद होने के बावजूद कम से कम आम लोगों के लिए स्वामित्व की संभावना पैदा की। 300 साल तक पूंजीवाद का मतलब था कि आप चीजों के मालिक हो सकते हैं। एक फर्म खरीदो, उसके मालिक बनो। एक व्यवसाय शुरू करो, उसके मालिक बनो। एक घर खरीदो, उसके मालिक बनो। स्वामित्व के जरिए संपत्ति बनाओ, इसे अपने बच्चों को सौंपो। वह स्वामित्व कभी सार्वभौमिक नहीं था, हमेशा धनी अभिजात वर्ग होता था जो अधिक रखता था, लेकिन संभावना मौजूद थी। आप मेहनत और बचत के जरिए स्वामित्व जमा कर सकते थे। ब्लैक रॉक और उस जैसी संस्थाएं जो कर रही हैं वह उस 300 साल के ट्रेंड को उलट रही हैं। हम एक ऐसी दुनिया में लौट रहे हैं जहां आम लोग एसेट्स के मालिक नहीं होते, वे एक नए अभिजात वर्ग, संस्थागत निवेशकों के एक अभिजात वर्ग के स्वामित्व वाली एसेट्स तक पहुंच किराए पर लेते हैं। सामंतवाद से अंतर यह है कि नए मालिक व्यक्तिगत सामंत नहीं हैं, वे बिना चेहरे वाली संस्थाएं हैं जिन्हें एल्गोरिदम द्वारा मैनेज किया जाता है और एक वित्तीय अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो मध्ययुगीन अभिजात वर्ग से भी ज्यादा केंद्रित है। कम से कम सामंतवाद में प्रतिस्पर्धी हितों वाले सैकड़ों सामंत होते थे। नई व्यवस्था में 3 फर्म हैं, ब्लैक रॉक, वैंगार्ड और स्टेट स्ट्रीट, जो सब कुछ रखती हैं, और सामंतों के विपरीत जो भौगोलिक रूप से बंधे हुए थे और इसलिए स्थानीय आबादी के प्रति कुछ हद तक जवाबदेह थे। ये संस्थाएं वैश्विक हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। यहाँ वो कौन है जो ब्लैक रॉक सिस्टम में जीतता है? संस्थागत निवेशक, पेंशन फंड्स, एंडोमेंट्स, सॉवरिन वेल्थ फंड्स, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो वैकल्पिक निवेशों तक पहुंच रखते हैं। उन्हें एसेट अप्रिशिएशन और रेंटल इनकम से रिटर्न मिलता है। शीर्ष 10% धनधारक अमेरिका के सभी स्टॉक्स का 89% रखते हैं। ब्लैक रॉक का मॉडल रिटर्न को और भी उस शीर्ष 10% में केंद्रित करता है। लैरी फिंक खुद लगभग $1.2 अरब के मालिक हैं। ब्लैक रॉक के कार्यकारी और शेयरधारक भारी संपत्ति हासिल करते हैं। अलादीन का इस्तेमाल करने वाली संस्थाओं को सूचनात्मक लाभ मिलते हैं। यहाँ वो कौन है जो हारता है? कोई भी जो स्वामित्व के जरिए संपत्ति बनाने की उम्मीद करता था। युवा लोग जो घर नहीं खरीद सकते क्योंकि संस्थाएं उन्हें आउटबिड कर देती हैं। वे कर्मचारी जिनकी कंपनियां मजदूरी पर ESG मैट्रिक्स को प्राथमिकता देती हैं। छोटे व्यवसाय के मालिक जो उन कॉरपोरेशन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जिन तक एसेट मैनेजर से असीमित पूंजी की पहुंच है। कोई भी जो सोचता था कि पूंजीवाद का मतलब है कि आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, एसेट्स खरीद सकते हैं और पीढ़ीगत संपत्ति बना सकते हैं, वह मॉडल मर रहा है। ब्लैक रॉक उसे मार रही है और वे ये आपके पैसे से कर रही हैं। आपका 401k, आपकी पेंशन, आपका रिटायरमेंट अकाउंट, इसका इस्तेमाल उस सिस्टम को फंड करने के लिए किया जा रहा है जो आपके बच्चों को कभी कुछ भी मालिक बनने से रोकता है। अब ये वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा डरानी चाहिए। ब्लैक रॉक का काम खत्म नहीं हुआ, उनका अगला लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2021 में ब्लैक रॉक ने $12.5 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया। अब वे पानी व्यवस्थाओं, टोल रोड्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, बंदरगाहों और दूरसंचार नेटवर्क्स पर बोली लगा रहे हैं। वे आवश्यक सिस्टम जिन पर समाज निर्भर करता है निजीकृत किए जा रहे हैं और संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदे जा रहे हैं। जब ब्लैक रॉक आपके शहर में पानी व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल ग्रिड और टोल रोड्स का मालिक होगी तो आप सिर्फ उनसे अपना घर किराए पर नहीं लेंगे, आप सभ्यता तक पहुंच किराए पर लेंगे। ये पहले से ही हो रहा है। 2023 में ब्लैक रॉक के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने 14 लाख अमेरिकियों को पानी सप्लाई करने वाली व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी हासिल की। 2024 में उन्होंने 5 राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड्स में नियंत्रण हित खरीदे। 2025 में
उन्होंने टोल रोड सिस्टम्स को हासिल करने और संचालित करने के लिए परिवहन विभाग के साथ साझेदारी की। दशकों में करदाताओं के पैसे से बना सार्वजनिक बुनियादी ढांचा निजी निवेशकों को बेचा जा रहा है, जो हमेशा के लिए फीस वसूलेंगे। सरकार इसे मूल्य उजागर करना और दक्षता में सुधार करना कहती है। इसका असली मतलब है सार्वजनिक वस्तुओं को निजी लाभ धाराओं में बदलना, और यहाँ वो मैकेनिज्म है जो इसे अनिवार्य बना देता है। सरकारें दिवालिया है। संघीय ऋण 35 खरब डॉलर है। राज्य और स्थानीय सरकारों पर 1.4 खरब डॉलर का अनफंडेड पेंशन दायित्व है। उन्हें अभी पैसे की जरूरत है। ब्लैक रॉक नकद ऑफर्स लेकर आती है, हमें पानी व्यवस्था बेच दो, हम इसे संचालित करेंगे, आपको आज पैसा मिलेगा, हमें हमेशा के लिए राजस्व मिलेगा। हताश सरकारें सौदा कर लेती हैं और नागरिक उन संसाधनों तक पहुंच के लिए संस्थागत निवेशकों को भुगतान करने पर मजबूर हो जाते हैं जो पहले सार्वजनिक वस्तुएं थीं। यह अंतिम लक्ष्य है। हर आवश्यक चीज का कुल संस्थागत स्वामित्व, आवास, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, खाद्य उत्पादन, पानी, परिवहन। आप कुछ नहीं रखेंगे, ब्लैक रॉक सब कुछ रखेगी और आप अधिकतम रिटर्न के लिए उस कीमत पर पहुंच किराए पर लेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? पहला, समझिए कि क्या हो रहा है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ब्लैक रॉक का अस्तित्व है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वे क्या कर रही हैं। जागरूकता पहला कदम है। दूसरा, देखिए कि आपकी रिटायरमेंट की राशि कहाँ निवेशित है। अगर यह ईटीएफ में है, खासकर आईशेयर्स ईटीएफ में, तो आप ब्लैक रॉक के एजेंडे को फंड कर रही हैं। आप पूरी तरह उनसे बच नहीं सकते क्योंकि वे हर चीज का हिस्सा रखती हैं, लेकिन आप ये कम कर सकते हैं कि आप उन्हें कितना नियंत्रण सौंप रही हैं। तीसरा, सुविधा पर स्वामित्व को प्राथमिकता दें। अगर संभव हो तो एक घर खरीदिए, भले ही किराए पर लेना आसान लगे। अगर समझते हैं तो अलग अलग स्टॉक्स खरीदिए, भले ही ईटीएफ सरल लगे। असली एसेट्स रखिए, जमीन, उपकरण, व्यवसाय, कुछ भी जिसे वे वित्तीयकृत नहीं कर सकते। चौथा, उन नीतियों का समर्थन करें जो संस्थागत एकाग्रता को तोड़ती हैं। कॉमन ओनरशिप के खिलाफ एंटी ट्रस्ट प्रवर्तन, आवासीय अचल संपत्ति में संस्थागत निवेशकों पर प्रतिबंध, अलादीन और इसी तरह के सिस्टम्स के लिए पारदर्शिता आवश्यकताएं। लेकिन यहाँ कठिन सत्य है, व्यक्तिगत कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। ब्लैक रॉक का लाभ संरचनात्मक है। उन्होंने आधुनिक वित्त के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। उसे खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, नियामक साहस और बदलाव की सार्वजनिक मांग की जरूरत है। और अभी ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि कोई समस्या है। ये डिजाइन से है। ब्लैक रॉक ध्यान नहीं चाहती, वे चुपचाप नियंत्रण जमाते रहना चाहती हैं, जबकि हर कोई दूसरे मुद्दों पर ध्यान देता है। स्वामित्व पूंजीवाद से किराया सामंतवाद में परिवर्तन चुपचाप, धीरे धीरे एक समय में एक एसेट क्लास हो रहा है। जब तक ज्यादातर लोग नोटिस करेंगे तब तक यह पूरा हो चुका होगा। आप एक दिन जागेंगे और महसूस करेंगे कि आप कुछ भी मूल्यवान के मालिक नहीं हैं। आपका घर किराए पर है। आपकी रिटायरमेंट संस्थाओं द्वारा मैनेज की जाती है। आपकी नौकरी ईएसजी जनादेशों द्वारा आकारित कॉरपोरेट हितों की सेवा करती है। आपके विकल्प एसेट मैनेजर्स के स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे द्वारा सीमित होते हैं और आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने इसे आते हुए कभी देखा ही नहीं। रोम एक दिन में नहीं ढहा, ब्रिटेन ने साम्राज्य एक साल में नहीं खोया और पूंजीवाद एक नाटकीय क्रांति में नहीं मरेगा। यह चुपचाप मरेगा, किसी ऐसी चीज से प्रतिस्थापित होकर जो पूंजीवाद जैसा दिखता है लेकिन सामंतवाद की तरह काम करता है, जहां एसेट्स संस्थाओं के स्वामित्व में होते हैं, एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित होते हैं और एक केंद्रित अभिजात वर्ग के लाभ के लिए मैनेज किए जाते हैं। ब्लैक रॉक बुराई नहीं है, वे तर्कसंगत अभिनेता है जो एक ऐसी व्यवस्था के भीतर रिटर्न को अधिकतम कर रही हैं जो उनके व्यवहार की अनुमति देती है और यहां तक कि प्रोत्साहित करती है। लेकिन वे जो व्यवस्था बना रहे हैं वह एक ऐसी है जहां आप कुछ नहीं रखेंगे, जहां संस्थागत नियंत्रण व्यक्तिगत स्वामित्व की जगह लेगा, जहां धन वित्तीय अभिजात वर्ग के बीच केंद्रित हो जाएगा, जबकि बहुसंख्यक उन एसेट्स तक पहुंच किराए पर लेंगे जिनके वे कभी मालिक नहीं बन सकते। ये साजिश नहीं है, यह उनका स्पष्ट रूप से बताया गया विजन है और इसे वास्तविकता बनाने के लिए उनके पास 10.5 खरब डॉलर की एसेट्स, 21.6 खरब डॉलर रिस्क मैनेजमेंट के तहत और सरकारी ताकत तक असीमित पहुंच है। सवाल यह है कि क्या इसे रोकने के लिए पर्याप्त लोग समय रहते नोटिस करेंगे या क्या हम किराया सामंतवाद को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि यह इतने धीरे धीरे आया कि हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ
कि स्वामित्व फिसल रहा था। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।